हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेरी मूवमेंट्स की, इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में हम आज बात करेंगे। लिटरेरी मूवमेंट्स बेसिकली है क्या? लिटरेरी मूवमेंट्स आर ए वे टू डिवाइड लिटरेचर इनटू कैटेगरीज ऑफ सिमिलर फिलोसफिकल, टॉपिकल और एस्थेटिक फीचर्स। यानी लिटरेरी मूवमेंट्स एक तरीका है लिटरेचर को डिवाइड करने का। और किसके बेस के ऊपर? सिमिलर फिलोसफिकल, या तो वो वर्क जो है उनके अंदर फिलोसफी जो है वो सिमिलर है, या उनके टॉपिक सिमिलर है, या उनके एस्थेटिक फीचर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो उनके बेस पे जो है, जो उनको डिवाइड किया जाता है लिटरेचर को, उसको हम जो है लिटरेरी मूवमेंट्स कहते हैं। और ये डिवीज़न जो योनर का और जो पीरियड का होता है उससे अलग होते हैं, क्योंकि जैसे हमने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो पीरियड्स का डिवीज़न देखा है, जैसे रोमांटिक पीरियड या मॉडर्न पीरियड, ये उनसे अलग होता है, क्योंकि वो जो डिवीज़न होता है वो योनर के ऊपर या पीरियड्स के ऊपर डिवीज़न होता है। जबकि जो लिटरेरी मूवमेंट्स होते हैं उनका डिवीज़न होता है लिटरेचर का उनकी जो फिलोसफिकल फीचर्स हैं उनके ऊपर, और उनकी एस्थेटिक या टॉपिकल जो फीचर्स होते हैं उनके बेस पे उनका डिवीज़न होता है। तो और इसमें मैंने कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स हैं वो मैं लूँ, और ये इसके जो कुछ जो मूवमेंट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं, और बाकी मूवमेंट्स के लिए इसकी जो सीरीज़ होगी उसमें बाकी और जो वीडियोस होंगे उसके अंदर मैं कवर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स। लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर सबसे पहला जो है वो है कैवेलियर पोइट्स। कैवेलियर पोइट्स जो है क्या थे? 17वीं सेंचुरी इंग्लिश रॉयलिस्ट पोइट्स थे ये। 17वीं सेंचुरी के अंदर जो शाही जो कवि थे, ये उनके बारे में, उनकी राइटिंग्स के बारे में, प्राइमली अबाउट कोर्टली लव, और उन्होंने बेसिकली कोर्टली लव के बारे में ज़्यादा लिखा है। और ये जो है बहुत ज़्यादा बेन जॉनसन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, इसलिए ये जो कैवेलियर पोइट्स थे वो सन ऑफ बैन भी कहलाई। इनको सन ऑफ बैन भी कहा जाता है। तो को एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन ऑफ बेंस जो है वो कौन कहलाए था, तो कैवेलियर पोइट्स को जो है सन ऑफ बेंस कहा जाता था। और दूसरी बात, ये कैवेलियर कैवेलियर किस लिए थे? क्योंकि ये किसको सपोर्ट करते थे? दे सपोर्टेड किंग चार्ल्स फर्स्ट। किंग चार्ल्स के जो है ये सपोर्टर्स थे, इसलिए कैवेलियर कहलाए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि कैवेलियर पोइट्स को कैवेलियर क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कि बिकॉज दे सपोर्टेड किंग चार्ल्स फर्स्ट। तो उसके बाद जो है वो राइटर्स कौन कौन से थे जो कैवेलियर पोइट्स थे? वो है थे सबसे पहले है रिचर्ड लवलेस, सेकंड है विलियम डेवनेंट, थर्ड है थॉमस क्रू, और नंबर 4 पे है रॉबर्ट हैरिक। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैवेलियर पोइट्स थे। उसके बाद इनका मेन आइडिया क्या था? कैवेलियर पोइट्स का मेन आइडिया था कार्पे डिम। कार्पे डिम मीन्स टू सीज द डे, इट मीन्स टू ग्रैब द डे। वो उस दे लिव्ड फॉर द मोमेंट, और वो जो क्षण है उसी के लिए जीते थे। वो उनका ये मानना था कि जो टाइम पीरियड अभी है वही हमारे सामने है, और उसी में ही हमें सारी चीज़ें करनी है। तो ये जो मेन आइडिया आया था सीज कार्पे डिम का, ये इन्हीं से कैवेलियर पोइट से ही आया था। तो नेक्स्ट हमारा लिटरेरी मूवमेंट है वो है मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स क्या है? ये है 17वीं सेंचुरी इंग्लिश मूवमेंट था। ये 17वीं सेंचुरी का इंग्लिश मूवमेंट था। और उन्होंने क्या किया है? इन्होंने यूजिंग एक्सटेंडेड कंसीट्स, उन्होंने बहुत मात्रा में जो है कंसीट्स का इस्तेमाल किया है, मतलब कि फार फेच्ड इमेजरी का उन्होंने यूज़ किया है। और उनके अंदर ऑफन दो नॉट ऑलवेज अबाउट रिलीजन, और जो है वो ह्यूमन बींग्स और रिलीजन दोनों को ही इन्होंने इकट्ठा करके, और इनके जो वर्क्स के अंदर है वो बहुत ज़्यादा फार फेच्ड इमेजरी इन्होंने यूज़ की है। यानी जो जिन चीज़ों का कोई मेल ही नहीं है, ऐसी इमेजरी इन्होंने यूज़ की है। जैसे जॉन डन की पोइट्री में उन्होंने लव को कंपेयर किया है कंपास के साथ। तो वो जो है वो ऐसी इमेजरी है जो कि हम हमारी सोच से जो है काफ़ी परे है। तो इस टाइप की जो है इन्होंने पोइट्री लिखी है। उसके बाद इसके मेन जो पोइट्स थे वो कौन थे? मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे, सबसे पहले हैं जॉन डन, उसके बाद है जॉर्ज हर्बर्ट, नेक्स्ट है एंड्रयू मार्वेल, नेक्स्ट है हेनरी वोगन, नेक्स्ट है अब्राहम कोले, और लास्ट है जॉर्ज हर्बर्ट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। और क्वेश्चन में यही होगा कि आपसे मेटाफिजिकल पोइट्स की आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और उनमें से पूछेंगे कि कौन सा एक नहीं है,
या इनमें से जो है ऑप्शन में से कि कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद क्या है, ये जो मेटाफिजिकल पर्सन है उन्होंने आयरनी और पैराडॉक्सिस का बहुत ज़्यादा यूज किया है। यानी आयरनी मीन्स व्यंग और इन्होंने पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास चीज़ों का काफ़ी सारा इस्तेमाल किया अपने वर्क्स के अंदर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट है एमेट्री फिक्शन। और ये फिक्शन जो है बेसिकली क्या है, ये फिक्शन रोमांटिक फिक्शन होता है। और ये जो पॉपुलर कब हुआ था, ये पॉपुलर हुआ था अराउंड 1660 टू 1730। ये 1660 से लेकर 1730 तक जो है बहुत फेमस हुआ था। और उसके बाद नोटेबल फॉर प्रोसीडिंग द मॉडर्न नॉवल फॉर्म एंड प्रोड्यूसिंग सेवरल प्रोमिनेंट फीमेल ऑथर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी एमेटरी फिक्शन की ये थी कि बेसिकली ये फीमेल राइटर्स से ही लिखा, फीमेल्स ने ही इनको, ऑथर्स ने ही इनको राइट किया था। और फीमेल्स के ही बीच में ये जो फिक्शन जो था वो फेमस था। यानी राइटिंग करने वाली भी फीमेल थी और रीड करने वाली भी फीमेल थी, तो ये इनके बीच में ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद जो है इनके मेन जो फिक्शन की ऑथर्स रही हैं वो है एलिजा हेवुड। एलिजा हेवुड जो है उनका जो वर्क रहा है वो था लव इन एक्सेस। उसके बाद डेलीवियर मेनले जो है वो सेकंड नंबर पे रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एप्राबैन। और एप्राबैन का द हिस्ट्री ऑफ द नन एंड द ओरनोको जो है, ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क जो है एप्राबैन के रही हैं और ये इसी टाइम पीरियड की है। और उनका मेन फोकस जो है एमेट्री फिक्शंस का, उनका फोकस रहा है कि उनका जो टॉपिक्स रहे हैं वो रोमांटिक इंटरेस्ट के रही हैं, सेक्स के रहे हैं, लव रही हैं, लव से रिलेटेड रहे हैं और इमोशन से रिलेटेड रहे हैं। इट मीन्स कि इन्होंने जो है जो रोमांस नॉवेल्स की, जो रोमांटिक रोमांस की शुरुआत हुई थी, तो ये जो है वो इसी से रिलेटेड थी। तो इनके अंदर वर्क्स के अंदर रोमांस और रोमांटिक इंटरेस्ट और इनकी लव और इमोशंस से डिज़ायर्स इनके बारे में ज़्यादा थी। और ये स्पेशली जो है फीमेल ऑथर्स जो है इनको लिखती थी और फीमेल्स ही रीडर्स इनकी होती थी बेसिकली। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट है वो है द अगस्टन्स। अगस्टन्स जो है वो क्या था, कौन सा मूवमेंट था, वो 18th सेंचुरी का लिटरेरी मूवमेंट था। और बेस्ड किसके ऊपर था, चीफली ऑन क्लासिकल आइडियाज। यानी ये क्लासिकल आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड था। और सटायर और स्केप्टिसिज्म, यानी सटायर के ऊपर जो था बेस्ड था। और ये स्केप्टिसिज्म मतलब हर चीज़ में इनको संदेह या शक जो है उनके वर्क के अंदर दिखाई देता था। और इसके प्रोमिनेंट जो राइटर रहे हैं, वो पोइट रहे हैं, वो है अलेक्जेंडर पॉप और जोनाथन स्विफ्ट। अलेक्जेंडर पॉप का द रेप ऑफ द लॉक और जोनाथन स्विफ्ट का द गलीवर्स ट्रेवल्स जो है वो ये इम्पोर्टेंट वर्क रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट है डार्क रोमांटिसिज्म। डार्क रोमांटिसिज्म बेसिकली है क्या, 19th सेंचुरी अमेरिकन मूवमेंट है ये। किसके रिएक्शन में आया था, ट्रांसीडेंटलिज्म के अगेंस्ट में ये मूवमेंट आया था। और ये इसमें ट्रांसीडेंटलिज्म में एक्चुअली क्या था, ट्रांसीडेंटलिज्म जो है वो ह्यूमन नेचर को की है, उसकी गुडनेस को दिखा रहा था, उसकी ह्यूमैनिटी को दिखा रहा था, उसकी सुपर में ऑफ इनसाइट दिखा रहा था। इट मीन्स कि ट्रांसीडेंटलिज्म ये दिखा रहा था कि ह्यूमन बींग जो है वो अंदर से बहुत अच्छे होते हैं और उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी होती है और वो हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं। जबकि जो डार्क रोमांटिसिज्म आया वो इसके बिल्कुल अपोजिट आया, इसके बिल्कुल उल्टा आया। और इसने क्या दिखाया, इट फाइंड्स मैन इनहेरेंटली सिंफुल एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड नेचर ए डार्क मिस्टीरियस फोर्स। और इन्होंने क्या दिया कि इंसान जो है वो इनहेरेंटली अंदर से ही जो है वो सिंफुल है और उसके अंदर अपने ही अंदर जो है अपने विनाश की जो है उनका उसका नेचर है। और वो उसके साथ साथ बहुत सारी मिस्टीरियस फोर्स को भी दिखाया गया है। और उसके अंदर जो मेन राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट के अंदर लिखा था वो इम्पोर्टेंट राइटर थे एडगर एलन पो, नेथिल हथॉर्न, हरमन मेलनी, एडविन एलिंगटन रॉबिन्सन। और ये जो है इम्पोर्टेंट राइटर्स थे डार्क
डार्क सॉरी डार्क रोमांटिसिज्म के। अब डार्क रोमांटिसिज्म जो नेम था ये कहाँ से आया है? डार्क रोमांटिसिज्म जो नेम था वो किसने दिया है? वो मारिया प्रेज ने दिया है, मारियो प्रेज ने दिया है। और ये कहाँ पे दिया है इन्होंने? उन्होंने एक लेंथी स्टडी की थी इस पीरियड की, और उस स्टडी का नाम था द रोमांटिक एगनी। और इस रोमांटिक एगनी के नाम के अंदर ही, वर्क के अंदर ही इन्होंने जो है ये नाम दिया है इस पीरियड को, डार्क डार्क रोमांटिक। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट है वो है गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल बेसिकली है क्या? एक ऐसा फिक्शन है इन विच रोमांटिक आइडियाज आर कंबाइंड विद एन इंटरेस्ट इन द सुपर नेचुरल एंड द वायलेंस। एक ऐसा फिक्शन है जिसके अंदर रोमांटिक आइडियाज भी रहेंगे, रोमांटिक स्टोरी भी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट उनके अंदर बाकी क्या रहेगा? सुपर नेचुरल्स रहेंगी, घोस्ट रहेंगी, स्पिरिट्स रहेंगी, और उसके साथ साथ उसके अंदर वायलेंस भी रहेगा। तो ऐसे जो फिक्शन ऐसा जो नॉवल होगा उसको वो गोथिक नॉवल था। और गोथिक नॉवल के अंडर में जो राइटर्स आते हैं वो है एन रेडक्लिफ, ब्रैम स्टोकर्स। ब्रैम स्टोकर्स का जो वर्क था, जो नॉवल था, वो ड्रैकुला जो है ये फेमस वर्क था। उसके बाद नेक्स्ट जो राइटर है वो है हर्बर्ट ली। उसके बाद नेक्स्ट है एडगर एलन पो और होरेस वेलपोल का फेमस वर्क है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। ये जो है इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं गोथिक नॉवल के। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट है इमेजिज्म। इमेजिज्म क्या है? बेसिकली इमेजिज्म जो है एक ऐसा मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुआ था 20th सेंचुरी के एंग्लो अमेरिकन पोइट्री के अंदर। वो जो बेस किसके ऊपर था? ये बेस था डिस्क्रिप्शन के ऊपर रादर देन द थीम। यानी इसका जो इमेजिज्म जो था वो डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा फेवर करता था, मतलब हर चीज़ को ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा बिलीव करते बजाय कि थीम के। और उनका मेन मोटो क्या था? उनका मेन मोटो था द नेचुरल ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज द एडिक्वेट सिंबल। और वो नेचुरल ऑब्जेक्ट को ही परफेक्ट सिंबल मानते थे अपनी वर्क के अंदर। इमेजेस जो यूज़ किया था उन्होंने फ्री वर्ड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया था। और इनके जो मेन राइटर थे इस मूवमेंट के वो थे एजरा पाउंड, H.D. हिल्डा डोलिटल, रिचर्ड डिकलिंगटन और फोर्ड मैडक्स फोर्ड, T.E. ह्यूम, और उसके बाद थे विलियम कैरोल्स विलियम्स। ये जो है इम्पोर्टेंट राइटर्स थे इस मूवमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वार पोइट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार पोइट्स जो थे ऐसे ब्रिटिश पोइट्स थे हु डॉक्यूमेंटेड विद द आइडियलिज्म एंड दी हॉरर्स ऑफ द वार, जिन्होंने जो है वार को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज किया है, ग्लोरीफाई किया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो वार का हॉरर्स था उसको भी रिप्रेजेंट किया है, उसको शो किया है अपने वर्क्स के अंदर, अपनी पोइट्री के अंदर। एंड द पीरियड इन विच इट टुक्स प्लेस, और उस पीरियड को भी दिखाया है जिसके अंदर ये लिखा गया था। उसके बाद इस जो वार पोइट्स थे उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो वार पोइट्स हैं वो है सिगफ्राइड सैसोन, जिनको जो है उनके बहुत सारी ब्रेवरी के लिए उन्होंने इतने ब्रेवरी के काम किए थे बैटल फील्ड के अंदर कि उनको उसको मैड जैक के नाम से भी बुलाया जाता था। उनका निकनेम जो था मैड जैक भी था। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पोइट थे वो थे रूपर्ट ब्रुक, उसके बाद विल्फ्रेड ओवन, उसके बाद जॉन मैक कैरल जोक मैक कैरल जो है नेक्स्ट थे। उसके बाद एलन सीगर जो है, ये सब इम्पोर्टेंट पोइट्स थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के ऊपर। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार पोइट्स जो है उनके ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इनमें से नहीं है, या कौन और जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से कौन इनमें से है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे लिटरेरी मूवमेंट्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है द लॉस्ट जनरेशन। तो द लॉस्ट जनरेशन मूवमेंट जो है वो क्या है? एक्चुअली ये टर्म जो है sorry, the term lost generation is traditionally attributed to Gertrude Stein। Gertrude Stein जो है इन्होंने ये जो है टर्म जो है इन्वेंट की थी
एंड उसके बाद जो है इसको पॉपुलराइज लेकिन किसने किया था, इसने अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इसको पॉपुलराइज किया था अपने एपिग्राफ के अंदर। उन्होंने अपने एक वर्क लिखा था, अपना नॉवल लिखा था, उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने जो है ये टर्म यूज़ की थी, लॉस्ट जनरेशन। और कौन सा वर्क था, द सन आल्सो राइजेस, ये उनका वर्क था अर्नेस्ट हेमिंगवे का। यानी ये टर्म जो क्वाइन की थी वो गर्ट्रूड स्टेन ने की थी, लेकिन इसको फेमस किसने किया था, वो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने किया था, अपने वर्क के अंदर उन्होंने इंट्रोडक्शन में दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का कौन सा ऐसा वर्क था जिसके अंदर उन्होंने द लॉस्ट जनरेशन टर्म जो है वो यूज़ की थी। तो ये वर्क था इनका द सन आल्सो राइजेस। और एक मेमोयर भी था उनका, ए मूवेबल फीस्ट। जो ये दो वर्क थे जिनके अंदर उन्होंने अपना ये टर्म यूज़ की थी, लॉस्ट जनरेशन। उसके बाद ये क्या है ये क्या लॉस्ट जनरेशन, इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन लिटरेरी ग्रुप। ये अमेरिकन लिटरेरी ग्रुप्स का जो है एक ग्रुप था, हु लिव्ड इन पेरिस, जो कि पेरिस में रहते थे, एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, और यूरोप के बाकी पार्ट्स के अंदर रहते थे। फ्रॉम द टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड पे, किस टाइम पीरियड पे, विच सा द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, जिन्होंने की जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की एंडिंग प्लस ग्रेट डिप्रेशन की जो है बिगिनिंग जिन्होंने देखी थी, उन राइटर्स की जो जनरेशन थी उसको जो है लॉस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके राइटर्स जो थे वो थे एफ स्कॉट फिजर्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एजरा पाउंड, वेल्डो पर्सी और जॉन डॉज पैसोस। ये जो है सब इम्पोर्टेंट राइटर्स थे इस मूवमेंट के। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट है हार्लेम रेनेसा। और हार्लेम रेनेसा जो है वो बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन पोइट्स, नॉवलिस्ट और थिंकर्स जो थे इसमें शामिल थे। और इसके अंदर एलिमेंट्स किसके, ब्लूज़ के और फोकलोर के थे। यानी ब्लैक्स के रिलेटेड उनकी लोक साहित्य था और उनका जो म्यूज़िक था, उनके लेमेंटेशन था, उनका जो ग्लूम था उसके बारे में था। और ये कहाँ पे बेस्ड था, ये हार्लेम नेबरहुड इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी के पास में जो एक प्लेस था हार्लेम, वहाँ पे ये बेस्ड था। और कहाँ पे कब स्टार्ट हुआ, 1920 में ये जो है स्टार्ट हुआ था। इसको हम न्यू न्यूग्रो मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। हार्लेम रेनेसा को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका को किस नाम से जानते हैं, तो इसको न्यू न्यूग्रो नाम मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये एक पीरियड था इन 1920s का एक पीरियड था व्हेन अफ्रीकन अमेरिकन अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड म्यूजिक एंड डांस एंड लिटरेचर फ्लोरिश। और अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर जो था वो लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, डांस, हर चीज़ में जो फ्लोरिश हुआ था। तो ये टाइम पीरियड जो है, ये मूवमेंट जो है वो न्यूग्रो मूवमेंट कहलाया था। और इसके इम्पोर्टेंट जो टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे वो थे लैंगस्टन ह्यूज, उसके बाद थे जोरा नील हडसन, उसके बाद क्लोड मैके, और उसके बाद एन स्पेंसर। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो इस टाइम पीरियड के राइटर्स थे। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, हार्लेम रेनेसा का आउटकम क्या हुआ, इसका आउटकम ये हुआ कि मेन स्ट्रीम जो थी वो न्यू न्यूग्रोज की, उनके आइडियाज़ की, उनके कल्चरल डेवलपमेंट को जो है वो उनको रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिल गई थी। इससे पहले मेन स्ट्रीम्स जो थी वो नीग्रोज के या ब्लैक्स के जो कल्चर है, उनके आइडियाज़ जो है उनको इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। लेकिन इस मूवमेंट के बाद जो है मेन स्ट्रीम जो थी, इनको जो अपने आप को अपर समझती थी हर लिटरेचर के मामले में या कल्चर के मामले में, तो वो जो है इनको इस मूवमेंट के बाद इम्पोर्टेंस देने लगी थी और उनकी आइडियाज़ को और उनकी कल्चरल डेवलपमेंट को जो है रिकॉग्नाइजेशन मिल गई थी। तो अगर इस टॉपिक के ऊपर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हार्लेम रेनेसा इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, और अगर पॉसिबल हुआ तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है मैं नेक्स्ट टाइम जो है बना दूँगी। तो ये सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स जो थे वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अभी इसकी सीरीज़ और भी रहेगी क्योंकि अभी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कुछ आइडिया होगा अब लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में इस वीडियो से। और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको जो है
ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको यही आएंगे कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट के जो है राइटर्स जो हैं, ये पोइट्स जो हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस आएगा कि कौन कौन है या कौन कौन इनमें से नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यही होप करती हूँ कि ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू।